गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज जो है हम लाइव आने का प्रयास किए हैं आपके सामने। और जितने भी इसके पहले मैंने आपको लेक्चर दिया वो सब आपका इंट्रोडक्शन का था और सिलेबस का था। देखिए, आपका जितना भी लेक्चर गया सब इंट्रो का था और दूसरा नंबर पर अगर कहें तो वो सिलेबस का जा रहा था। ठीक है, अब जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने की बारी आ गई है और आज से तीसरा नंबर जो है हम लोग चैप्टर पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर की स्टडी करेंगे। आप लोग आज से बिल्कुल सीरियस आपको स्टडी करनी है और लगभग 1 वर्ष का जो आपके पास टाइम है, जो आपका 1 वर्ष अभी 1 ईयर है, इसका भरपूर फायदा उठाना है। भरपूर फायदा उठाने का मतलब यह है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उससे बहुत अच्छे से एक तो आपको कॉपी पर इसको लिख लेना है और दूसरा में क्या करना है कि इसको बराबर रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आपको बराबर इसे रिवाइज करते रहना है। अगर ये दोनों ठीक रहा तो ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग। अभी तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप में ऐड नहीं कर पाया और ये बहुत अभी दिक्कत है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज लाइव नहीं आएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो अभी मेरे पास तो टाइम का थोड़ा सा अभाव अभी और है। इस मंथ के बाद यानी कि फरवरी से एकदम से आपका बिल्कुल टाइम ही टाइम हो जाएगा। फिर भी मैं अब आपके सामने लाइव आ रहा हूं। धीरे धीरे स्टूडेंट्स को मैं ऐड करते जाऊंगा। जिनका जिनका नहीं ऐड हो पाया है एप्लीकेशन में मैसेज कर दिया जाएगा, वो सब व्हाट्सएप हमें कर देंगे कि किनको किनको ऐड करना है, उसके बाद सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका स्टार्ट क्या होगा। स्टार्ट देखिए, आपका मैंने कहा था कि एक आपका ग्रामर सेक्शन होता है जो कि हमें पढ़ना होता है और दूसरा जो इसी में आपको पढ़ने के लिए होता है वो होता है किताब। ठीक है, तीसरा जो होता है वो आपका होता है वोकैबुलरी सेक्शन और चौथा जो होता है वो होता है आपका कंपोजिशन। देखिए, आज मैं आपके लिए कोई मीनिंग लेकर नहीं आया एंटोसिनोनिम, इसलिए मैं अभी वोकैबुलरी को थोड़ा साइड रखता हूं। हालांकि मैंने कहा था 24 तारीख से ही, लेकिन नहीं हो पाया था, व्यस्तता कुछ ज्यादा ही हो गई थी। ठीक है जी, तो ये वोकैबुलरी जो है नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे। कंपोजिशन लगभग 15 क्लास हो जाएंगे ऐसे लाइव। उसके बाद मैं कंपोजिशन में लेटर एप्लीकेशन ये सब लिखवा दूंगा और कैसे लिखा जाता है फिर बराबर मैं आपके ग्रुप में क्वेश्चन भेज करके आपसे व्हाट्सएप करवाते रहूंगा कि हाँ आप जो है उसको हल किए हैं कि नहीं किए। देखिए, अब जहां तक ग्रामर और किताब की बात है तो किताब में अभी स्टार्ट करने वाला नहीं हूं। आप अभी किताब के लिए निश्चिंत हो जाएं। अभी किताब मैं नहीं स्टार्ट करूंगा। अभी आपका क्या चलेगा जी? अभी आपका ग्रामर चलेगा। और ग्रामर में भी मैंने आपको बताया था कि ग्रामर जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक आपका था, याद कीजिए, एक था आपका यूनिट फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद था इसमें यूनिट सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड, और इसके बाद तीसरा नंबर पर था जिसका नाम था यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, तो यूनिट नंबर थर्ड जो है, यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड को मैंने कहा था कि जब तक आप यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ते हो सेकंड और थर्ड नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करूंगा और यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो पूरी तरह से बेसिक अंग्रेजी और इससे भी अच्छा खासा सवाल आ जाते हैं और ये आपको दूसरा और तीसरा को पढ़ने में मदद भी करता है। इसीलिए यूनिट फर्स्ट को हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, सबसे ज्यादा इसको प्राथमिकता इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड को स्थगित करते हुए हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ग्रामर। और ग्रामर में भी हम लोग क्या चल रहे हैं जी? तो हम लोग ग्रामर में यूनिट नंबर फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने कॉपी में इस प्रकार से हेडिंग देकर और आज से स्टार्ट कर लेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर इसको पढ़िएगा आप लोग। यूनिट नंबर फर्स्ट का में आपका जो सबसे पहला नंबर चैप्टर है, चैप्टर हम यहां पर लिख भी देते हैं। आपका चैप्टर कौन है? देखिए, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन।
बेसिक इंफॉर्मेशन। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, आप आराम से पढ़ते रहें और धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं नरेशन, वॉइस और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन जैसे महा चैप्टर्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अब बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम एकदम। अब रिलैक्स मोड में जाइए, ये सब आपको हेडिंग देना है। हालांकि ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं। यहां से हम लोग लिखेंगे कि हाँ चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं और उसका नाम क्या है, और यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे एकदम रिलैक्स मोड में। अब स्टडी कीजिए आप लोग, ठीक है जी। चलिए, आप लोग बिना कमेंट किए हुए, अभी कोई कमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है, आपकी किसी भी कमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका चैप्टर ही ऐसा है, इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो चैप्टर फर्स्ट है आपका, और फर्स्ट नंबर चैप्टर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ना है उसमें सबसे पहले एक वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, और वो वर्ड का नाम है क्या? तो उस वर्ड का नाम है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है हमें? इसमें बस इंग्लिश का थोड़ा सा डिफिनेशन सीखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं इसके डिफिनेशन से ही आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सीखिए कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। अगर मैं कहूं कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, तो उसमें भी भाषा का बहुत डिटेल सर लेकर के गए होंगे। ठीक है, हालांकि मैं उतना डिटेल लेकर नहीं जाने वाला, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा जिसमें लगे कि नहीं ये बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे लिए ठीक ठाक है। तो इंग्लिश के परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, याद है आप लोगों को? एक नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट तो है ही, इसके साथ साथ एक लैंग्वेज भी है, और एक ऐसा लैंग्वेज है ये इंग्लिश, जिसको मैं अंग्रेजी में भी यहां पर लिखूंगा। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक भाषा के शब्द नहीं है, इसमें कई तरह के भाषाओं के शब्द हैं। मीन्स दैट इंग्लिश इज नॉट ए लोन लैंग्वेज, इट इज मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। यह एक भाषा का शब्द नहीं है, एक शब्द वाली भाषा नहीं है, इसमें कई तरह की भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। आप इसमें देखिएगा तो संस्कृत के भी शब्द मिल जाएंगे, जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं ज्योमेट्री, जो कि ज्यामिति से बना है, हिंदी के ज्यामिति से बना है। ठीक है, तो हिंदी के भी शब्द इसमें मिल जाएंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग देखते हैं तो उसमें त्रिकोणमिति कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों जो है वो आपका मैचिंग है। अब जो पेरेंट है वो पितृ शब्द से बना है, जो पेरेंट बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वह पितृ शब्द से बना है। अब बताइए कि पेरेंट जो पितृ शब्द से बना है, तो पितृ तो संस्कृत है, इसका मतलब है कि अंग्रेजी में सिर्फ एक भाषा के शब्द नहीं है, इसमें हिंदी भाषा के भी शब्द शामिल है, इसमें संस्कृत भाषा के भी शब्द शामिल है, इसमें फ्रेंच भाषा के शब्द शामिल है, इसमें आपका लैटिन भाषा के शब्द शामिल है, ग्रीक है, अमेरिकन है, बहुत तरीके का भाषा जो है अपना अपना वर्ड इसको दिया है, और इंग्लिश नाम का एक भाषा बना दिया है, जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बहुत डिटेल पढ़ेंगे आप लोग कि अंग्रेजी का जन्म हुआ कैसे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो किताब है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इंग्लिश के डिफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश के डिफिनेशन में लिखेंगे कि इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, यानी कि अंग्रेजी जो है वो भाषाओं का मिश्रण है। इससे ज्यादा इसका डिफिनेशन कुछ नहीं बोलना है। इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, यानी कि अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है, एक भाषा नहीं है, कई एक भाषा मिलकर के अंग्रेजी बनाया है। ये तो आपका हो गया जी। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा टर्म इसमें आपका पढ़ने के लिए है वो है लैंग्वेज। कि लैंग्वेज क्या है? ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है एक प्रकार का भाषा ही है, और वो अलग बात है कि कई भाषाओं का मिश्रण, लेकिन है तो एक भाषा ही ना। सब भाषा मिलकर के एक भाषा बनाया और उसको अंग्रेजी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो यहां पर देखिए लैंग्वेज को हम लोग डिफाइन थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये लैंग्वेज क्या चीज होता है। तो देखिए लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का सिर्फ एक ही मकसद होता है, भाषा का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपकी बातों को हम समझ ले और हमारी बातों को आप समझ ले, चाहे किसी भी प्रकार से समझे। अगर हमारी बात को आप समझ रहे हैं और आपकी बात को हम समझ ले रहे हैं, तो ये किसका कमाल है? तो ये भाषा का कमाल है।
ठीक है। तो ये क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि आपस में बातचीत करने का एक माध्यम है, आपस में बतियाने का एक माध्यम है। तो कहेंगे कि लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये क्या है, वार्तालाप, बातचीत करने का एक माध्यम है। मीन्स का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। तो कहना है कि यह बातचीत करने का या फिर आपस में बतियाने का एक माध्यम है। कौन है, तो लैंग्वेज। इससे ज्यादा इसका डिफिनेशन कुछ नहीं बोला। देखिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में लेकर चलते जा रहा हूं इसमें, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन और भाषा के बारे में हम बहुत ज्यादा लेकर के डिटेल, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश बताने लगेंगे तो मालूम चलेगा कि आपका 10 दिन तक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, 10 दिन क्या उससे भी ज्यादा चल जाएगा। तो ये सब करने से कुछ फायदा है नहीं। जब आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पूरे स्टोरी की कहानी आपको बता ही दी जाएगी तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं उसको बस लिखते जाइए आप लोग, ठीक है जी। देखिए इसमें जो आपका नेक्स्ट टर्म ये है जो है वो ये है कि लैंग्वेज के प्रकार कितने होते हैं। देखिए इंग्लिश से हम लोगों ने एक शब्द निकाला लैंग्वेज, और लैंग्वेज को मैंने परिभाषित कर दिया कि लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो है हम लोगों को लैंग्वेज का प्रकार देखना है। तो देखिए लैंग्वेज का प्रकार हम लोग ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग आपस में किस प्रकार से बातचीत करते हैं, और जितना बातचीत करने का तरीका होगा उतना भाषा का प्रकार होगा। क्योंकि मैंने कहा है कि बातचीत करने के जो शैली होती है, जो माध्यम होते हैं, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। तो आप लोग जो हैं वो देखते होंगे कि जो व्यक्ति बोल सकता है और दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बोल सकते हैं और दूसरा व्यक्ति ऐसे हैं जो डम्ब है, गूंगे हैं और वो बोल नहीं सकते हैं। तो जो बोल सकते हैं वो तो बोल करके बातों को समझा दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं बोल सकते हैं वह अपनी बातों को इशारों इशारों में समझाते हैं, अपनी बातों को इशारा देकर के समझाते हैं। भूख लगा होगा तो कुछ अलग इशारा होगा, पीटने के लिए होगा तो कुछ अलग इशारे होंगे, ठीक है। और बहुत तरीके का इशारा होता है। तो वो जो है इशारे का प्रयोग करता है, अपने बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करता है, बॉडी का यूज करेगा और बतियाएगा उससे। तो इसमें दो प्रकार के हुए, एक भाषा हुआ जिसमें हम लोग बोल करके किसी बात को समझाते हैं, और दूसरा ऐसी भाषा होता है जिसमें बोल कर तो नहीं, जिसमें हम लोग सिंबल, इशारे करके हम अपनी बातों को समझाते हैं। तो इसमें इसका मतलब यह हुआ कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। आप लोगों को यही कहना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। देयर आर, जैसे मैं लिख रहा हूं एकदम आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषा के दो प्रकार होते हैं। अब हिंदी में कितने प्रकार होते हैं ये आप समझिए और आपके सर समझेंगे, लेकिन अंग्रेजी में कितने प्रकार होते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से एक भाषा का नाम आपका क्या है, तो देखिए जिसको आप लोग बोलकर समझाते हो, जो बोल सकता है, उसको बोलते हैं वोकल लैंग्वेज। देखिए एक वर्ड इसमें यूज हुआ है VOCL, एक वोकल कैविटी यहां पर होता है जो आवाज निकलने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, तो वोकल लैंग्वेज नाम है, वोकल लैंग्वेज, ठीक है। और जो दूसरा इसमें आपका है उसका नाम है नॉन वोकल लैंग्वेज, नॉन वोकल लैंग्वेज। तो ये दो प्रकार की भाषाएं हैं। आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताओ भाषा कितने प्रकार के हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि भाषा दो प्रकार के हैं, पहला है वोकल लैंग्वेज और दूसरा है नॉन वोकल लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, इसमें आपको वोकल लैंग्वेज और नॉन वोकल लैंग्वेज का डिफिनेशन चलेगा कि वोकल लैंग्वेज क्या होता है और नॉन वोकल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर वोकल लैंग्वेज का डिफिनेशन लिखता हूं। देखिए सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको जाने बिना आप अपूर्ण महसूस करेंगे, लगेगा कि आप अच्छे से पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर लिए चैप्टर, इसलिए इसका बहुत जरूरी है। तो वोकल लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज क्या होता है, अभी अभी आपको मैंने बताया कि वोकल जो जिसमें आवाज निकले, ठीक है, तो और नॉन वोकल जिसमें आवाज नहीं निकलती है, ठीक है जी। तो वोकल लैंग्वेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे कि इसको हम लोग दूसरे शब्दों में साउंड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इट इज ए साउंड लैंग्वेज, इट इज ए साउंड लैंग्वेज।
और इससे ज्यादा इसका डिफिनेशन नहीं बोलना है। इट इज ए साउंड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक है नॉन वोकल लैंग्वेज। देखिए मैं बहुत ही छोटा छोटा डिफिनेशन लिख रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। इट इज ए साउंड लैंग्वेज, वोकल का मतलब जिसमें साउंड निकले, तो इसको साउंड लैंग्वेज भी कहते हैं। अच्छा, नॉन वोकल लैंग्वेज को क्या कहेंगे? तो इट इज ए बॉडी लैंग्वेज। इट इज ए बॉडी लैंग्वेज, या एक बॉडी लैंग्वेज होता है। तो देखिए जिसमें हम लोग बोल सकते हैं उसको तो हम लोग कह रहे हैं साउंड लैंग्वेज, और जो बेचारा गूंगा होता है वह अपना साउंड लैंग्वेज का यूज नहीं करता है, वो यूज करता है किसका? बॉडी लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक है। तो अगर कोई डम्ब व्यक्ति, जो गूंगा व्यक्ति जो है वो आपको समझा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वह कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। वो उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, समझ में आ रही बात? या फिर आसान भी कह सकते हैं, लेकिन साउंड लैंग्वेज जो है वो आपको स्पष्ट सुनाई देते हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। तो इसको हम लोग नॉन वोकल को क्या कह दिया? नॉन वोकल का मतलब जिसमें साउंड ना निकले, और साउंड ना निकले इसका मतलब क्या है कि बॉडी लैंग्वेज होगा वो। तो ये आपका नॉन वोकल और वोकल लैंग्वेज का शॉर्ट डिफिनेशन, बहुत ही छोटा सा मैं डिफिनेशन लेकर आगे बढ़ते रहूं ताकि आपको याद हो जाए। अब वो ऐसा डिफिनेशन क्या जो आपको याद ही ना हो, तो फिर वो डिफिनेशन किसी काम का नहीं होता है, ठीक है जी। तो आपको मैंने यहां तक बता दिया। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या टर्म लिखना है, पढ़ना है, वो ये है कि जो साउंड लैंग्वेज आप देख रहे हो और जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, ये साउंड लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज में कौन सा ऐसा लैंग्वेज होगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लोग लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं? तो बताइए, अगर मैं आकर बिना बोले हुए आपको बस, जैसे एक डम्ब व्यक्ति होते हैं, गूंगे व्यक्ति होते हैं, अगर मैं बिना बोले आपको बस आकर के कुछ इशारे करते और समझाते, इशारे में समझाने की कोशिश करते, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का यूज करते, तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आता, और आपको कहते कि लिखो, और यहां से हम कुछ बोलिए नहीं रहे, खाली यहां पे लनपन कर रहे हैं, तो आप तो लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को नहीं लिखा जा सकता है। तो लिखा किसको जा सकता है? तो जो साउंड हम लोग क्रिएट करते हैं बातचीत करते समय, जो हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं उसको लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो जो साउंड लैंग्वेज है उसको लिखा जा सकता है, और बॉडी लैंग्वेज है उसको नहीं लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो साउंड लैंग्वेज है उसको लिख सकते हैं। कोई पूछेगा कि बताओ रे, आपको बॉडी लैंग्वेज और साउंड लैंग्वेज में, ये दोनों में कौन है जिसको हम लोग लिख सकते हैं? तो आपको कहना है कि साउंड लैंग्वेज को लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को नहीं लिख सकते हैं। हाँ, जो साउंड लैंग्वेज जब कॉपी पर लिखाता है ना, तो उसका नाम कुछ और पड़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहां पर एक टर्म बन रहा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हम लोग हिंदी में लिपि कहते हैं, ठीक है। तो बताइए यह क्या है जी? यह एक प्रकार का साउंड लैंग्वेज ही है, लेकिन रिटन साउंड लैंग्वेज। जब वो लिखा जाता है, साउंड लैंग्वेज को जब लिखते हैं ना, तो उस लिखावट को हम लोग लिपि कहने लगते हैं, स्क्रिप्ट कहने लगते हैं। जैसे देखिएगा कोई हीरो जो है वो परफॉर्म करने से पहले, या भी कोई भी एक्टर हो, परफॉर्म करने से पहले कैमरा के सामने जो परफॉर्म करते हैं वो एगो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब उनको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि स्क्रिप्ट पहले याद कीजिए और फुल इमोशन के साथ बोलिएगा। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? रिटन साउंड लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? इट इज ए रिटन साउंड लैंग्वेज, ए रिटन साउंड लैंग्वेज। जब साउंड लैंग्वेज को लिख देते हैं ना, तब ये क्या बन जाता है? स्क्रिप्ट बन जाता है। स्क्रिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें अंग्रेजी में एक स्क्रिप्ट तैयार करना है, स्क्रिप्ट का मतलब कोई बातें लिखनी है, ठीक है, एक पेज पर, नोटबुक में, कॉपी में, अगर कोई बातें लिखनी है, स्क्रिप्ट तैयार करना है हमें, तो अंग्रेजी में कम से कम कितने लेटर की आवश्यकता होगी? तो अंग्रेजी में आपको 26 लेटर्स की आवश्यकता होगी एक स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए। अरे एबीसीडी होता है ना, ए से लेकर के जेड तक, तो जब तक आप एबीसीडी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा अंग्रेजी में, तब तक कैसे वर्ड और सेंटेंस बना सकते हैं? इसका मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए
ज्यादा से ज्यादा 26 लेटर की आवश्यकता होगी। कम से कम कितना लेटर की आवश्यकता होगी वो तो डिमांड होगा कि क्या लिखा जा रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 26 का यूज हो सकता है, 27 का भी नहीं होगा, क्योंकि 26 लेटर ही है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्रिप्ट कैन बी रिटन, एक स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है, ए स्क्रिप्ट कैन बी रिटन with the help of 26 letters, 26 letters in English। यानी कि अंग्रेजी में देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में एक स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है, यह स्क्रिप्ट कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ 26 लेटर्स, यानी कि 26 लेटर्स की सहायता से हम लोग एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, स्क्रिप्ट जिसको लिखा जा रहा है। तो 26 लेटर की आवश्यकता आपको ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। कम से कम कितना होगा ये डिमांड पर होता है कि क्या लिख रहे हैं आप, एक शब्द लिख रहे हैं कि एक वाक्य लिख रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 26 लेटर का यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 26 लेटर को एक जगह पर लिख दूं, ए बी सी डी ऐसे करके 26 को मैं अगर एक जगह पर लिख दूं, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मैं 26 लेटर्स को एक जगह पर लिख दूं तो उसका नाम क्या पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्णमाला। ठीक है जी, लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं ना। तो बताइए अगर मैं ए से लेकर के जेड तक लिख दूं तो ये क्या बनता है, एक माला तैयार होता है, और इसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग वर्णमाला थोड़े कहेंगे, इस वर्णमाला को एक नाम दे रहे हैं अंग्रेजी में जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट नाम देते हैं, अल्फाबेट को ही हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो हम लोग हिंदी तो पढ़ नहीं रहे कि वर्णमाला आपको सिखाए, आपको तो हमें सिखाना पड़ेगा अल्फाबेट। ठीक है जी, तो यहां पर मेरा नेक्स्ट टर्म क्या है, अल्फाबेट, कि ये अल्फाबेट क्या होता है। अच्छा अल्फाबेट में कितने लेटर हो सकते हैं, तो बोलिएगा कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और वर्णमाला का मतलब इसमें एक सेट बनाया जाएगा जिसमें 26 लेटर होने चाहिए, सब लेटर इसमें आ जाना चाहिए। तो कहेंगे क्या जी, ए सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश is called अल्फाबेट। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि अंग्रेजी में जो 26 लेटर का सेट होता है, जो 26 लेटर का सेट होता है अंग्रेजी में, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है जी, अल्फाबेट में एक लेटर नहीं होता। कहेगा कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो कहिएगा कि 26 लेटर्स का एक सेट होता है, क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर ही है, और इसी की सहायता से हम लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है, तो एक साउंड लैंग्वेज जिसको हम लोग लिख लेते हैं। आपको मैंने पूरा बताया है, एक बार उसको पढ़िएगा समझिएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट, इसमें तो कोई समस्या नहीं है जी। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट टर्म आपका यूज होता है कि जो 26 लेटर्स है उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि जो 26 लेटर आपको लिखा गया है, जो आपको दिया गया है अंग्रेजी में, ये 26 लेटर एक ही प्रकार से फंक्शन नहीं करते हैं। इसमें कुछ लेटर ऐसा है जो वॉवेल की तरह काम करेगा, यानी कि स्वर वर्ण की तरह काम करेगा। कुछ लेटर ऐसा है इसमें जो कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और कुछ लेटर तो ऐसा है जो वॉवेल भी है और वॉवेल के साथ साथ कॉन्सोनेंट भी है, वॉवेल भी और कॉन्सोनेंट भी है। अब बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक ही है, तो उसका फंक्शन पर रहेगा, मैं आपको तुरंत बताऊंगा अभी। देखिए वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक इसका प्रकार है जो वॉवेल है, दूसरा प्रकार है जो कॉन्सोनेंट है, और तीसरा ऐसा प्रकार है जो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है। ठीक है, तो बताइए कि अल्फाबेट के जो 26 लेटर्स होते हैं उसको क्या वो सब एक ही प्रकार से फंक्शन करते हैं? बिल्कुल नहीं, अलग अलग प्रकार से फंक्शन करते हैं। कुछ लेटर वॉवेल, कुछ लेटर कॉन्सोनेंट और कुछ दोनों। ठीक है, तो बताइए कितने भागों में हम इसको लिखे कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा जा सकता है, या 26 लेटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आप बोलिएगा कि इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए क्या लिखेंगे जी इसको,
कि ऑल लेटर्स या ऑल 26 लेटर्स, जो सभी 26 लेटर्स हैं, ऑल 26 लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि 3 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। और तीनों भाग में सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है वोवेल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा इसका भाग है उसका नाम है कॉन्सोनेंट। ठीक है, और जो तीसरा भाग है उसे हम लोग बोलते हैं सेमी वोवेल। सेमी वोवेल। अच्छा, ये जब सेमी वोवेल, सेमी का मतलब होता है आधा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सेमीफाइनल। सेमीफाइनल का मतलब क्या है? अभी आधा पर पहुंच गया है, मतलब कि पूरा फाइनल नहीं है। सेमीफाइनल मतलब आधा फाइनल। और सेमी सर्कल भी सुने होंगे। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्ध वृत्त, जो आधा वृत्त को बोलते हैं। तो सेमी का मतलब होता है आधा। तो बताइए, अगर सेमी वोवेल कह रहे हैं तो इसको सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। सेमी कॉन्सोनेंट, क्योंकि अगर ये आधा वोवेल है तो आधा कॉन्सोनेंट होगा, सेमी कॉन्सोनेंट। तो सेमी वोवेल भी कह सकते हैं और सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि वोवेल में कौन कौन है, तो वोवेल में है ए, ई, आई, ओ, यू। इसका अलग से कोई डिफिनेशन नहीं है, इसका बस ऐसे ही समझ लीजिए कि ए, ई, आई, ओ, यू को हम लोग वोवेल कहते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा जी? तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, और इसी प्रकार से आपका जो बच गया है, तो बताइए इसकी संख्या कितना है? तो इसकी संख्या 5 है। और बाकी जो 21 को बच गया वो आपका क्या है? तो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये तो आपको एबीसीडी आता होगा जी। सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट की अगर बातचीत कर ले तो इसमें से ही कोई ना कोई है जो वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है। तो उसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम है आपका डब्ल्यू और वाई। ये दो गो ऐसा है जो क्या है, अपने आप में वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह काम करता है। तो कहना है कि 5 गो वोवेल है, देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड देयर आर 2 सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर। 5 गो वोवेल है, 21 कॉन्सोनेंट है और 2 गो क्या है आपका सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट दोनों कह लेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर बहुत लोग हमें बताए हैं या फिर बहुत लोगों से सुने हैं कि डब्ल्यू और वाई को हम लोग कहते हैं सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट। हालांकि सुने होंगे कि यह सेमी वोवेल ही है, सेमी कॉन्सोनेंट को इसका नाम भी नहीं देता है। तो मैंने इसको बताया कि यह सेमी कॉन्सोनेंट, क्योंकि अगर यह आधा वोवेल है तो आधा तो कॉन्सोनेंट होगा ही। तो इतना याद रखिए, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर कैसे जानेंगे कि कहां पर यह वोवेल है और कहां पर कॉन्सोनेंट है? यह भी बात है। तो इसको समझिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नेक्स्ट पॉइंट में समझना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि यदि W और Y जो आप देख रहे हैं, इसको मैं बता रहा हूं कि ये कहां पर वोवेल है और कहां पर कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी, तो इसका यही नियम है कि अगर W और Y, देखिए अगर मान लिए कि आपका 3 लेटर का या फिर 4 लेटर का एक वर्ड है, एक वर्ड है जिसमें 4 लेटर हैं, एक और वर्ड है जिसमें 4 लेटर है। देखिए, एक वर्ड यहां है, दूसरा वर्ड यहां है, ये सब मैं अलग अलग बॉक्स बना दिया है। 4 लेटर का एक वर्ड है, 4 लेटर का एक वर्ड है, और मैं कह दूं कि एक और वर्ड है जिसमें 4 लेटर है। तो 4 लेटर वाले जो वर्ड है वो 3 गो आपका मैंने वर्ड दे दिया। 3 वर्ड है जो 4 लेटर का है। तो W और Y के बारे में क्या कहना है, इसको समझिए। W और Y के बारे में कहना है कि अगर W या Y वाक्य, जो किसी वर्ड, वाक्य नहीं वर्ड ही कहेंगे, अगर W और Y किसी भी वर्ड के सबसे आगे लगा हो, आगे लगने का मतलब क्या है, जैसे वॉच है एक वर्ड, देखिए तो वॉच में W कहां है, तो वॉच में W एकदम आरंभ में है, तो इसको बोलते हैं एकदम आगे बैठे होना, एकदम आगे है, तो इसको बोलते हैं कि W जो है वो आगे है। जैसे मैं अगर आपको कह दूं YOU, तो YOU में Y कहां है, तो एकदम आगे बैठा हुआ है। तो एक स्थितियां हैं कि वाक्य में आगे बैठा रहे, W और Y अगर आगे बैठा रहेगा तब क्या कहलाएगा। दूसरा स्थिति है कि आपका W और Y जो है वो
वाक्य के बीच में आ जाए। बीच में का मतलब हो सकता है कि W और Y यहां हो, या फिर हो सकता है कि W और Y यहां हो, कहीं पर भी आ जाए, लेकिन बीच में रहे, सबसे अंतिम लेटर और सबसे प्रथम लेटर के बीच में रहे। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्थिति है कि W और Y अंत में एकदम रहे। तो तीन स्थितियां हैं जी। तीन स्थितियां में एक स्थिति ऐसा है कि एकदम आरंभ में हो, आगे बैठा हुआ हो, दूसरा जो है वो कहां हो, तो बीच में हो, और तीसरा एकदम अंत में चला जाए। तीन स्थितियां हैं। तो तीनों स्थिति में आपको कहना है कि अगर आगे बैठल रहेगा, अगर आगे एकदम बैठा हुआ हो, यानी कि पहला की बात कर रहे हैं, एकदम आगे बैठा रहेगा, तब W और Y को हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। एकदम आगे बैठा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। अगर बीच में रहेगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वोवेल। अगर बीच में रहेगा तब क्या कहलाएगा, ये वोवेल कहलाएगा। और जब अंत में रहेगा फिर भी ये वोवेल ही कहलाएगा। मतलब कि आगे रहेगा तो कॉन्सोनेंट, और बीच में या अंत में चल जाएगा तो वोवेल कहलाएगा। तो इसका मैंने एक बहुत ही सरल भाषा में इसको याद करने के लिए बना दिया है कि अगर आगे रहे तो कॉन्सोनेंट और भागे रहे तो वोवेल। भागे रहे तो, भागे रहे का मतलब क्या है, आगे नहीं है, आगे नहीं है तो भागे है, तो कहेगा कि जब भागे है तो वोवेल कह दीजिएगा। जैसे आप बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि एक ऐसे या फिर पहले ये बताइए, यहां पर W क्या है जी, तो बोलिएगा कि सर ये तो आगे है, आगे है मतलब कॉन्सोनेंट, इसमें भी Y आ गया है तो कॉन्सोनेंट। ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल और कर दूं कि बताओ आप लोग की एक वर्ड है जिसमें जैसे रहता है काउ, अब बताइए काउ में ये W क्या है, बोलेगा कि सर ये आगे नहीं तो भागे है, और भागे है तो वोवेल होगा। ठीक है, ये भागल है तो क्या होगा जी, वोवेल होगा। अब आपसे कोई कोई सवाल कर सकता है कि एक बात बताओ, तुम एक ऐसे वर्ड का नाम बताओ, एक ऐसा वर्ड बताओ हमें जिसमें एक भी कॉन्सोनेंट ना हो, जिसमें एक भी कॉन्सोनेंट ना हो, सब का सब वोवेल हो। अब आप सोच में पड़ जाइएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कॉन्सोनेंट यूज नहीं है, केवल वोवेल है। अब आप बता सकते हैं इसमें, बताइए, क्योंकि कॉन्सोनेंट और आपके वोवेल की भागीदारी से ही एक वर्ड का निर्माण होता है, और वोवेल तो एकदम रहना जरूरी है। बिना वोवेल का एक भी वर्ड तैयार नहीं हो सकता। इस दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड हमको अंग्रेजी का बता दीजिए जिसमें वोवेल ना हो। आप जिसमें भी देखिएगा, आप देखिए, अगर मैं टू कहूं तो इसमें भी ओ है, अगर मैं डू कहूं तो इसमें भी ओ है, अगर मैं आपसे आप कुछ भी कर लो ना जी जिसमें पेन ही है, जैसे देखिए पेन, ई, बुक, देख रहे हैं, कोई भी ऐसा हमको वर्ड दिखा दीजिए जिसमें वोवेल ना हो। वोवेल तो एकदम रहेगा ही रहेगा। आप इस दुनिया के कोई भी हाउस, आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे रूम, कॉपी में लिख रहे हैं कॉपी, अगर टेबल पर बैठे रहे तो टेबल में भी देखिए ए और ई आया है। ये सब आपको मैंने कह दिया कि चाहे कुछ भी आप यूज करें, सब में आपका वोवेल आएगा। वोवेल की भागीदारी के बिना वर्ड बड़ा मुश्किल है। तो सवाल आपसे कह दिया कि बताओ वोवेल की भागीदारी के बिना वर्ड तो नहीं बन सकता है, लेकिन एक ऐसे वर्ड का नाम बताओ जिसमें केवल वोवेल हो, ये कॉन्सोनेंट एक भी ना हो। तो आप क्या बताइएगा, एक वर्ड है जिसका नाम है आई, EYE। अब देखिए आई मतलब होता है आंख, जानते हैं आप। तो देखिए मैंने आपको कहा है AEIOU, ये पांचों में से ई तो है, यहां भी अपने आप में वोवेल ही है। अच्छा देखिए वाई जो है वो उसको हम लोग सेमी वोवेल भी कहते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। अगर ये आगे रहता तब ये वोवेल होता, कॉन्सोनेंट होता, लेकिन भागे है ना, तो भागे है तो यहां पर ये भी तो वोवेल हो गया। तो कहना है कि आई एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक भी कॉन्सोनेंट नहीं है, क्योंकि वाई यहां पर कॉन्सोनेंट नहीं, भागे होने के कारण वोवेल है। ये बात समझ में आ रही। तो आपसे कभी कभी ये सवाल पूछ देता है, कोई अच्छे जानकार के होते हैं ना, तो सवाल कर देते हैं कि अच्छा तुम पढ़े हो, चलिए बताओ, तो तुमको देखते हैं बेसिक की जानकारी देखते हैं कि नहीं, एक ऐसे वर्ड का नाम बताओ जिसमें एक भी कॉन्सोनेंट ना हो, सब के सब वोवेल हो। अब तुम जो भी वर्ड ढूंढेगा उसके माइंड में यही चलेगा, लेकिन उसको अगर ज्ञात रहेगा कि वाई और डब्ल्यू की क्या कहानी है तो वो बना सकता है। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक टर्म मैं यहां पर यूज करने वाला था कि देखिए क्या यूज करने वाला टर्म यहां पर यही है कि अगर देखिए यहां अगर कोई किसी वर्ड में, अगर किसी वर्ड में कोई वर्ड है इसमें W और Y आरंभ में होगा, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट, ठीक है। और अगर यही इसी में मैं लिख लेता हूं सब, ठीक है, एक बॉक्स और यहां पर मैं बना लेता हूं और एक बॉक्स और मैं यहां पर बना लूंगा, लेकिन यहां पर बॉक्स तो नहीं होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए एक यहां और एक बॉक्स होना चाहिए यहां पे। हालांकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, एक बॉक्स होना चाहिए यहां पे और एक बॉक्स होना चाहिए अंत में, ठीक है। तो देखिए, अगर W और Y बीच में रहेगा तब क्या कहलाएगा जी? तब तो वॉवेल कहलाने लगेगा, क्योंकि भागे हुए है ना। अच्छा, यही जब W और Y अंत में आ जाएगा फिर भी क्या कहलाएगा? तो वॉवेल ही कहलाएगा। आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। हाँ, इसमें रहेगा कि आगे रहेगा तो कॉन्सोनेंट और भागे रहेगा तो वॉवेल। हमें लगता है कि आप यहां से कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, मैंने बहुत ही बारीकी से इसको समझाया है आपको, ठीक है। अब W और Y की कहानी आप किसी को सुना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, और पूछ भी सकते हैं कि W और Y कहां पर वॉवेल होता है और कहां पर कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है जी। देखिए, W और Y की कहानी, इसका मतलब यह है कि मैंने पूरा अल्फाबेट का डिटेलिंग किया आपके साथ। इसमें वॉवेल कौन कौन है, कॉन्सोनेंट कौन कौन है, सेमी वॉवेल या सेमी कॉन्सोनेंट कौन कौन है, और ये दोनों कब वॉवेल है कब कॉन्सोनेंट है, बिना कॉन्सोनेंट वाला वर्ड कौन है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है आपका पढ़ने के लिए वो क्या है उसको समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं इसके बाद की बात करूं कि इसके बाद की कहानी क्या है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल सेमी कॉन्सोनेंट की कहानी जो है हम लोग वो तो देख ली। इसके बाद कौन सा टर्म है यूज करने के लिए उसको देखना है, ठीक है। तो इसको समझिए क्या चीज है ये। देखिए, यहां तक तो हम लोग कर लिए, अल्फाबेट की कहानी हम लोग देख लिए, लेकिन अभी देखिए, आपने वॉवेल के बारे में पढ़ा, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा, ये सब के बारे में पढ़ा। मैंने आपको ये भी बताया कि देखो भाई, किसी भी वॉवेल का यूज कर किए बिना, कोई भी वॉवेल हो उसका यूज पांचों में से किसी ना किसी का यूज करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि वॉवेल लगाइएगा तबे वर्ड बनेगा, कॉन्सोनेंट खाली लगाने से वर्ब नहीं बने, वर्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि लेटर के आपस में मिलने से किसी चीज का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? वर्ड कह रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यहां पर देखिए, यहां पर एक टर्म यूज होता है कि लेटर के आपस में मिलने से क्या बनता है। अगर मैं लेटर को आपस में मिला दूं, अगर मैं लेटर को आपस में मिला दूं, 1 2 3 लेटर को अगर आपस में मिला दूं, तो ये किसका निर्माण करेगा? तो ये निर्माण करेगा वर्ड का, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई आपसे कह दे कि देखो वर्ड का डिफिनेशन क्या है, तो वर्ड का डिफिनेशन में अगर आपको कह दे कि बहुत सारे लेटर जब आपस में मिलते हैं, या फिर ऐसे कहें कि 2 या 2 से अधिक लेटर जब आपस में मिलते हैं तब वर्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड किसका ग्रुप है? लेटर्स का ग्रुप है। तो अगर आप ये डिफिनेशन बोलते हैं कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, तब आपका वर्ड का डिफिनेशन एकदम गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर ग्रुप ऑफ लेटर्स ही तो है, बहुत सारा लेटर जब आपस में मिलता है, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो, तब जाकर के आपका बनाता है एक वर्ड, तो डिफिनेशन गलत कैसे हो गया? तो गलत इसलिए है क्योंकि जो लेटर होते हैं, वर्ड होते हैं, केवल लेटर के आपस में मिलाने से वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता। लेटर के आपस में मिलाने से वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आप कोई भी लेटर, जैसे रहेगा कि मैं एक वर्ड ले लिया जिसका नाम है एम, ठीक है, और दूसरा वर्ड मैंने ले लिया जिसका नाम है जैसे जे, ठीक है, ई, ए, एल। अब ये वर्ड ढूंढिएगा मैजियल ऐसे करके, ये डिक्शनरी में है ही नहीं, तो कैसे कह दे कि लेटर के आपस में मिला लेने से वर्ड बन जाता है? तो नियम ये हुआ बाद में कि लेटर के आपस में मिलाने से वर्ड अगर बनेगा तब तो सब घर बैठे वर्ड बना लेगा, घर बैठ करके अपना ही से वर्ड सब बना लेगा। इसीलिए डिसाइड किया गया ग्रामेरियंस के द्वारा कि ये डिफिनेशन भाई गलत है, और डिफिनेशन ये तैयार होना चाहिए कि जब लेटर आपस में मिले और लेटर आपस में मिलकर एक उसका अर्थ निकले, उसका एक हिंदी आए,
उसका मतलब कुछ निकलना चाहिए, तब वो वर्ड कहलाएगा। तो बताइए, सिर्फ ये कहना कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये कहना एकदम गलत है। ये डिफिनेशन वर्ड का एकदम गलत है जी। तो कहना क्या पड़ेगा? तो कहना पड़ेगा कि ठीक है, वर्ड एक ग्रुप है, वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन मीनिंगफुल ग्रुप है। मीनिंगफुल ग्रुप कहना पड़ेगा, खाली ग्रुप कहने से काम नहीं चलेगा, कहना पड़ेगा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो कहना पड़ेगा क्या जी कि वर्ड इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। केवल ग्रुप कहिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहना क्या है कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड के डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए, ये डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। आप बोलिएगा कि सर अगर मीनिंगफुल ना रहे तो, जैसे आपने लिखा MJEAKL ऐसे लिख दिए, तो उसका क्या, वो कुछ नहीं बना, तो वो भी बना है, वो कुछ ना कुछ कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब मीनिंगफुल होगा तब तो कहलाएगा वर्ड, लेकिन अगर यही मीनिंगलेस हो जाए, मीनिंगलेस का मतलब उसका कोई हिंदी नहीं निकल पा रहा है, लेटर तो मिल गया लेकिन उसका हिंदी नहीं निकल रहा। जैसे मैं आपको अभी लिखा MJEAKM, एक ये है और एक मैंने कह दिया PEN। ठीक है, तो आप बताइए दोनों में कौन वर्ड है? बोलेगा कि सर हम ये जानते हैं पेन का मतलब होता है कलम, तो इसका अगर हिंदी निकल रहा है इसका मतलब ये वर्ड है, और इसका तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, MJEAKM डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंग। एक नाम है इसका, क्या? स्लैंग नाम है। और स्लैंग का बहुत ज्यादा यूज सब गाने में आजकल कर रहे हैं। ठीक है, जो गाते हैं गाना, जैसे कि मिक्का सिंह हो गए, बादशाह जिसको बोलते हैं, और भी सब जो रैपर जो गाते हैं, रैप गाते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्लैंग का। ऐसा ऐसा वर्ड यूज करेंगे जो डिक्शनरी में है नहीं। काला यूज करते हैं जी, तो कि गाना को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको गाने में बहुत मजा आए, या फिर लास्ट वाला जो तुकान थे उसको मिलाने के लिए। तो स्लैंग का यूज सबसे ज्यादा गाने में होता है, और हम लोग वर्ड का यूज करते हैं अपने साहित्य में, अपने लैंग्वेज में, किताब में, कॉपी में, इस समय यूज करते हैं, जो वर्ड कहलाता है। और जो गाने वगैरह में यूज होता है, आजकल के जो गाने में यूज हो रहे हैं उसमें स्लैंग, हालांकि वर्ड से भी गाने बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल जो अंग्रेजी गाने होते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्लैंग होता है। अंग्रेजी गाने में स्लैंग का यूज बहुत ज्यादा होता है। हिंदी में तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में आज तो अंग्रेजी हिंदी मिक्सिंग गाना आ रहा है। ठीक है, तो उसको स्लैंग बोलते हैं। तो स्लैंग क्या है जी? वो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। और वर्ड क्या है? तो मीनिंगफुल है। तो कहना है कि वर्ड मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है और स्लैंग मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ठीक है जी, तो इसको मैं लिखता हूं आपके सामने, देखिए। मेन है आपको समझना, इसको मैं जैसे लिखा हूं आपको वैसे ही कॉपी में लिखना है, एक वर्ड इधर उधर नहीं करना है, आपको वैसे ही लिख लेना है। तो मैं यहां पर वर्ड पहले लिखता हूं, और वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा? बोलिए आप ही, वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा जी? तो क्या कहेंगे? ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। हाँ, एक बात और है कि स्लैंग क्या होता है? तो मीनिंगलेस हो जाता है। खाली यहां पर मीनिंगलेस कर देंगे तो इस स्लैंग का डिफिनेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके एग्जांपल में मैं लिखना चाहता हूं, तो एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा जी? एग्जांपल में हो जाएगा बुक, एग्जांपल में हो जाएगा पेन, एग्जांपल में हो जाएगा चेयर, क्योंकि सबका हिंदी है, इट इज, सबका हिंदी है, इसलिए वो वर्ड में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बातचीत कर ले हम, स्लैंग का भी परिभाषा हम बगल में लिख ही लेते हैं कि स्लैंग क्या होता है। तो अगर मैं स्लैंग का डिफिनेशन के बारे में बातचीत करूं कि स्लैंग क्या होता है, तो बस अंतर यह है कि आप मीनिंगफुल के जगह पर मीनिंगलेस कर दीजिए, जिसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, तो कहेंगे कि ए स्लैंग इज ए मीनिंगलेस
मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स ही है लेकिन मीनिंगलेस होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और इसकी एग्जांपल में मैं क्या लिख दूं, वही जो अभी बनाए थे बड़ी मुश्किल से, MJEAKLM, उसके बाद और भी बना लीजिए KERMOETC, ठीक है। तो आप घर बैठे ऐसे नहीं बना सकते, लेकिन बनाने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। हाँ, वर्ड बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आप घर बैठे वर्ड नहीं बना सकते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनता है वर्ड, बहुत सोच विचार करके वर्ड तैयार किए जाते हैं, लेकिन स्लैंग कोई भी बना सकता है, ठीक है जी। तो ये स्लैंग और वर्ड थे। वर्ड में कहना है मीनिंगफुल ग्रुप और स्लैंग में कहना है मीनिंगलेस ग्रुप, ठीक है। हाँ, ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स ही है। यानी लेटर के आपस में मिलने से क्या तैयार हो रहा है, दो चीज तैयार होता है। लेटर के आपस में मिलने से वर्ड भी बन रहा है और स्लैंग भी बन रहा है। वर्ड मीनिंगफुल है और स्लैंग मीनिंगलेस है। हाँ, इसके बाद जो है हम लोग जिस प्रकार से अल्फाबेट को बांटे थे कि अल्फाबेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अल्फाबेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उसी प्रकार से लेटर के भी कुछ प्रकार हैं। सॉरी, लेटर बोल रहे हैं, उसी प्रकार से वर्ड के भी कुछ प्रकार हैं, लेकिन स्लैंग का कोई प्रकार नहीं। इसका जब अर्थ नहीं निकला तो प्रकार कैसे हो जाएगा, तो इसका कोई भी प्रकार नहीं है, ये आपका वर्ड का प्रकार है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से अल्फाबेट के, आपको मैंने यहां पर बताया था कि जिस प्रकार से अल्फाबेट के 26 लेटर्स एक प्रकार से फंक्शन ना करके अलग अलग प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, कोई वोवेल, कोई कॉन्सोनेंट, कोई दुन्नो, जिस प्रकार से ये फंक्शन कर रहे थे, उसी प्रकार से वर्ड जितने भी तैयार हुए आज तक, अंग्रेजी में जितने भी वर्ड तैयार किए, स्लैंग तो तैयार होता ही नहीं है, जितने भी वर्ड तैयार किए गए उसी प्रकार से, जैसे लेटर अलग अलग फंक्शन किया था वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल, सेमी कॉन्सोनेंट के रूप में, वर्ड भी अलग अलग फंक्शन करेंगे। इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ सब लेटर एक ही प्रकार से फंक्शन करता है, तो बोलेगा कि नहीं। क्या सभी वर्ड्स एक ही प्रकार से फंक्शन करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, सभी का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो लेटर को तो 3 भागों में बांटे थे, वर्ड कितने भागों में बांटेंगे, तो वर्ड को 8 भागों में बांटना पड़ेगा, और वही 8वां भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो कोई पूछेगा कि काहे बांट रहे हो आप वर्ड को, तो वर्ड को हम बांट रहे क्योंकि सभी वर्ड अलग अलग प्रकार से फंक्शन करते हैं, सभी का फंक्शन अलग अलग है। कोई वर्ड है जो नाउन का काम करता है, कोई वर्ड है जो प्रोनाउन का काम करता है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ वर्ड एडवर्ब का काम करते हैं, कुछ वर्ब है जी, कुछ प्रीपोजिशन, कुछ कंजंक्शन, कुछ इंटरजेक्शन है। तो सभी वर्ड्स का अलग अलग फंक्शन है। तो कहना है कि वर्ड को अगर फंक्शन के आधार पर बांटेंगे, उसके कार्य के आधार पर बांटेंगे, कि फंक्शन के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर, तो उसके 8 भाग होंगे, और आपको फंक्शन के आधार पर ही पढ़ना है और कोई आधार बनाकर नहीं पढ़ना है। तो कोई पूछेगा कि बताओ अगर मैं वर्ड को उसके फंक्शन के आधार पर बांटूं तो इसके कितने भाग होते हैं, तो आपको कहना है 8 पार्ट्स, या फिर 8 पार्ट्स ही कहेंगे, जिसको बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और बनाता हूं, ठीक है। और पॉइंट क्या है जी, तो पॉइंट है कि वर्ड्स, ऐसे देखिए, इफ वर्ड इज डिवाइडेड, if word is divided on the basis, if word is divided on the basis of its function, found into बताइए कितने पार्ट्स, 3 होगा क्या, नहीं जी, इसमें 8 पार्ट्स होने चाहिए, 8 पार्ट्स, क्योंकि 3 पार्ट्स में तो लेटर बटे थे, अल्फाबेट बटे थे 3 भाग में ना, अल्फाबेट के 3 भाग और वर्ड्स के 8 पार्ट्स, ठीक है। और 8 पार्ट्स का नाम हम लोग यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला जो इसमें आपका भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन, ठीक है जी। जो दूसरा, देखिए अब हम लोग नाउन में प्रवेश कर रहे हैं ना धीरे धीरे, ठीक है जी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी के डिफिनेशन से हम लोग नाउन तक पहुंचे हैं। दूसरा का नाम क्या है, प्रोनाउन। इसमें जो तीसरा है उसका नाम क्या है, तीसरा का नाम है एडजेक्टिव, ठीक है। जो फोर्थ नंबर है उसका नाम है वर्ब। उसके बाद 5th का नाम क्या है, एडवर्ब, ठीक है। जो 6th का नाम है वो क्या है जी, प्रेपोजिशन।
प्रेपोजिशन। उसके बाद जो 7 नंबर है, सेवन नंबर इधर मैं लिखता हूं। जो 7 नंबर है उसका नाम है कंजंक्शन, और जो 8 नंबर है उसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका शॉर्ट बात बताऊं आपको, तो देखिए नाउन जो है वो एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है जी? तो एक नेमिंग वर्ड है। देखिए नाउन को हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट में कि एक प्रकार का नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया में जिसका जितने भी नाम है वो सब नाउन है, ठीक है। हालांकि मैं नाउन को और भी डिटेल करूंगा, एक चैप्टर ही मेरा नाउन देखे होंगे आप लोग सिलेबस में। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो दैट रिप्लेसेस ए नाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव की अगर बात कर रहे हैं तो दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, जो क्वालिफाई करे नाउन प्रोनाउन का, ठीक है। वर्ब की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या हो जाएगा जी? तो दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और ए वर्ब। जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। देखिए इसमें बहुत लोग होते हैं जो एडवर्ब को खाली कहते हैं कि जो वर्ब की विशेषता बतलाए, लेकिन एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बतलाता है, वह एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाएगा और एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब की भी विशेषता बतलाता है। इसका नाम होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया से भी जुड़ा हुआ है और विशेषण से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण उसको कहते हैं। और जो क्वालिफाई करे, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। और एक्शन वर्ड, रिप्लेसेस नाउन, ये सब आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन जो है वो आपका एक प्रकार का रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड का मतलब जो संबंध बताए, दो, जैसे कि नदी का पानी, द वाटर ऑफ रिवर। तो जो ऑफ है वह रिवर और वाटर के बीच क्या बताया? संबंध बताया, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं, द वाटर ऑफ रिवर। तो ये आपका रिलेटिंग वर्ड है। अगर मैं आपका कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन हम कह सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। यह प्रकार का क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है, जो ज्वाइन करता है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि राम एंड यू, या फिर राम एंड सोहन, यू एंड आई, जो भी ऐड करते हैं जी, ठीक है। तो जैसे हम लोग कह लगते हैं कि यू, राम एंड आई। अब देखिए यहां पे मैंने यू को, राम को और आई को एक कंजंक्शन से जोड़ा, जिसका नाम क्या है? एंड से जोड़ दी, ठीक है। मोहन एंड सोहन, तो मोहन एंड सोहन को मैंने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। तो एंड अपने आप में क्या है? एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का अलग से क्लास होता है, सिलेबस में देखिएगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक और कंजंक्शन है, जैसे कह दूंगा मोहन और सोहन, OR और सोहन, तो यहां पर और क्या है? कंजंक्शन है जी। तो कंजंक्शन प्रीपोजिशन आपको मैंने पढ़ाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। आज तो मैंने बेसिक ही बता रहा है। और यहां पर जो इंटरजेक्शन है वो क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड। सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो हमारे अंदर भावना आती है, अचानक से जो फीलिंग्स आती है, उसको व्यक्त करने के लिए जो हम लोग शब्द का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन को एक और कह सकते हैं कि इसमें जितने भी वर्ड आते हैं वो सब एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं। जितने भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं वो सब के सब इंटरजेक्शन है। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक वर्ड है अल्लाह, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको दुख व्यक्त करने के लिए आपका यह है।
एक वर्ड है सेम, ये भी दुख व्यक्त नहीं, ये तो घृणा, सेम का मतलब होता है शर्म की बात, तो ये घृणा व्यक्त करने वाले वर्ड है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जी, जैसे कि ओह या फिर ओ माई गॉड, इस प्रकार से आपके जो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले वर्ड है। जैसे सब मैच जीता है तो एक वर्ड यूज करता है, पूरा चिल्लाता है हुर्रे करके, पूरा एकदम स्टेडियम का चक्कर लगाता है, तो ये आपका हुर्रे क्या है, अपने आप में एक कहा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, और जितने भी एक्सक्लेमेटरी वो सब इंटरजेक्शन है, ठीक है, ठीक है जी। तो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड, अचानक से जो हमारे अंदर भावना है उसको व्यक्त करने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो सब ये है। तो आपको वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है, सबका फंक्शन अलग अलग है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, तो कोई इंटरजेक्शन है, ठीक है। इसमें तो कोई दो मत वाली बात नहीं। तो वर्ड की कहानी और स्लैंग की कहानी भी हम लोगों ने देख लिया कि वर्ड किस प्रकार से आपका चलता है, स्लैंग क्या है। वर्ड के प्रकार 8 हुए, स्लैंग का कोई प्रकार नहीं हुआ, लेटर के प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए ये तो देख ही लिया हम। इसके बाद का टर्म क्या है, तो बताइए। जब लेटर के मिलने से, लेटर के आपस में मिलने से जब उसका अर्थ निकलने लगे तो वर्ड बनता है, और अर्थ ना निकले तो स्लैंग बनता है। तो वर्ड भी आपस में मिलते होंगे, जैसे आप लोग बनाए हो ना ऐसे कभी कि ही इज गोइंग टू पटना, ऐसे सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू पटना। तो आप देखिए तो इसमें लग रहा है कि लेटर नहीं जुड़ा है, इसमें वर्ड जुड़े हैं। जैसे देखिए एक वर्ड आपका यहां है, दूसरा वर्ड आपका यहां है, तीसरा वर्ड आपका यहां है, चौथा वर्ड आपका यहां है, और पांचवा वर्ड आपका यहां है, देख रहे हैं। तो यहां पर ये नाउन है, ये अपने आप में प्रीपोजिशन है, ये अपने आप में वर्ब है, ये अपने आप में वर्ब है, ये अपने आप में प्रोनाउन है। तो देख रहे हैं सब वर्ड आपस में जुड़ रहा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन सब आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वर्ड भी आपस में जुड़ सकते हैं, जैसे लेटर आपस में जुड़ते हैं उसी प्रकार वर्ड भी आपस में जुड़ते होंगे, ठीक है। तो वर्ड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। देखिए हाँ, इसमें वर्ड भी आपका जुड़ सकता है। तो जब वर्ड जुड़ेगा तो क्या बनाएगा ये हमको देखना है। तो देखिए जब वर्ड और वर्ड आपस में जुड़ेंगे, तो वर्ड और वर्ड जब आपस में जुड़ेंगे, दो हो, दो से अधिक वर्ड हो, आपस में जुड़ेंगे, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। तो ऐसा भी होता है कि जो वर्ड आपस में जुड़ जाए, हो सकता है, होता भी है कि जो वर्ड आपस में जुड़े और उसका कोई अर्थ निकले, ठीक है, उसका कोई अर्थ निकले। जैसे मैंने यहां पर जोड़ दिया, इसमें 5 वर्ड जोड़ा, ही इज गोइंग टू पटना, 5 वर्ड मैंने जोड़ा, और पांचों को जब मैंने जोड़ा तो इसका एक हिंदी निकला कि वह पटना जा रहा है, ठीक है। तो अगर वर्ड आपस में जुड़े और उसका कोई अर्थ निकले तब उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, देख रहे हैं आप, सेंटेंस। और अगर वर्ड आपस में जुड़ा, अगर वर्ड आपस में जुड़ गया, दो या दो से अधिक अगर वर्ड आपस में जुड़े और उसका अर्थ न निकले, तब उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग बोलते हैं फ्रेज। आप लोग फ्रेज का डिफिनेशन पहले जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी से सीख जाइए कि फ्रेज भी एक प्रकार का वर्ड का कलेक्शन ही है। लेकिन यहां पर जो वर्ड का कलेक्शन होगा, ग्रुप बनेगा, ये कैसा ग्रुप बनेगा, तो ये ग्रुप बनेगा मीनिंगलेस, मीनिंगलेस ग्रुप बनेगा। और जब मीनिंगलेस ग्रुप रहेगा ना, तब आपको क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। और जब वर्ड जुड़ा आपस में और उसका अर्थ निकल गया, मीनिंगफुल बन गया, अगर वो मीनिंगफुल निकला, तब हम लोग उससे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो देखिए वर्ड के आपस में मिलने से हो सकता है कि उसका कोई अर्थ ना निकले, मतलब कि जहां शुरुआती में सब्जेक्ट रखना चाहिए तो सब्जेक्ट को कर दिया एकदम बीच में, चाहे अंत में वर्ब को, जहां मन जहां सब कर रहा है जी, यानी कि कोई रूल का फॉलो नहीं किया, जैसे मन जैसे वर्ड को बस लाया और इकट्ठा कर दिया, तब उसे हम लोग कहेंगे कि अरे ये तो फ्रेज बन गया।
लेकिन अगर वो आपस में जुड़ गया और कुछ अर्थ निकला, जैसे इसमें देखिए, इसमें है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग होना चाहिए, हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब होना चाहिए, इसमें टू लगना चाहिए, लास्ट में यहाँ पर स्थान को बोध करना चाहिए गोइंग है। तो अगर इस प्रकार से ग्रामेटिकल सेक्शन से जुड़ेंगे, ठीक है, रूल लगेंगे, उसका कोई अर्थ निकलेगा, तब हम लोग उससे कह देंगे कि सेंटेंस। बस इतना समझिए ना कि वर्ड आपस में जुड़ गया, उसका कोई अर्थ निकला तो समझिएगा कि सेंटेंस है। वर्ड आपस में जुड़ा, अर्थ नहीं निकला, तब वो फ्रेज का रूप ले लेता है। मतलब कि फ्रेज इज ए मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कल लिखवाऊंगा, आज नहीं लिखवाऊंगा। कल जो है आपका ये मैं समाप्त कर लूंगा, और समाप्त करने के बाद इसमें बहुत थोड़ा बच गया है, ज्यादा कुछ है नहीं, और हमें लगता है कि चैप्टर में जो भी बचा हुआ है उसको समाप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इससे आऊंगा तो फिर कल मैं इसको अगर बताता हूं तो लगभग आपका टाइम, कल मैं फिर से आऊंगा लाइव क्लास, और प्रयास करूंगा कि बच्चों को ऐड करना स्टार्ट कर दूं मैं धीरे धीरे, क्योंकि उनका क्लास फिर छूट जाएगा। हालांकि मैं वीडियो री सेंड कर दूंगा, उसको दोबारा सेंड कर दूंगा ऐड करने के बाद, जिनको जिनको नहीं ऐड कर पाए हैं वो फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपका हमें लगता है कि लिख लेना चाहिए, ठीक है ना, और टाइम लगभग ठीक ठाक ही है। चलिए देखिए, 4-5 मिनट का हमें लगता है कि टाइम लगेगा, और इस चैप्टर को हमें समाप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर करता क्या हूं कि इसको तो मैंने समझा लिया, सेंटेंस और फ्रेज का मैं आपके सामने डिफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, देखिए यहां तक तो हम लोग देख लिए हैं। देखिए मैं यहां पर एक नेक्स्ट टर्म यूज कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है जी? तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ए मीनिंगफुल या फिर डायरेक्ट लिखते हैं ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल लिखना है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का मीनिंगफुल ग्रुप है। अच्छा, वर्ड्स के भी कुछ प्रकार हैं, सॉरी सेंटेंस के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे वर्ड्स के प्रकार 8 हुए, लेटर के प्रकार 3 हुए, उसी प्रकार सेंटेंस के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो देयर आर, इसके 5 काइंड्स हैं जी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार कौन कौन है? तो एक प्रकार का आपका नाम है एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अलग से इसका चैप्टर ही है, मैं इसको सब पढ़ाऊंगा, डिटेल करूंगा इसका। दूसरा जो चैप्टर का नाम है वो है, सॉरी काइंड का नाम है वो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। तीसरा जो नाम है उसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और उसके बाद जो चौथा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मैं अलग से चैप्टर सब पहचान का है, देखिएगा, एक चैप्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। अभी मैं इसका डिटेलिंग नहीं करूंगा, मैं जब समय आएगा तो ऑटोमेटिक एक चैप्टर में सबको बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस कहते हैं किसको है। उसके बाद एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आज इस चैप्टर को मैं समाप्त ही कर लेता हूं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो ये सेंटेंस के 5 प्रकार हुए। ठीक है, इस सब का हिंदी, आप हिंदी के चक्कर में मत रहे कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक, एक ही को तो खाली बोलता ही सब प्रश्नवाचक, इसको पता नहीं सबको क्या क्या बोल के निकल जाता है। आज्ञा सूचक वाक्य इंपरेटिव को बोलता है, जबकि इसमें एडवाइस के साथ साथ ऑर्डर के साथ साथ एडवाइस भी आ जाते हैं। तो सलाह सूचक क्या नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी के चक्कर में मत रहिए, यहाँ पर ठीक ठाक है।
सेंटेंस के बाद एक और आपका मैंने बताया था क्या था जी, वर्ड के मिलने से सेंटेंस के साथ साथ फ्रेज भी बनते हैं, और यही लास्ट है, इसके बाद बेसिक समाप्त हो जाएगी। देखिए फ्रेज, अच्छा फ्रेज क्या होता है? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन ये कैसा ग्रुप है? तो फ्रेज इज ए मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहिएगा? फ्रेज इज ए मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का मीनिंगलेस जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। ठीक है, और इसके जब प्रकार की हम बातचीत करेंगे तो प्रकार क्या होगा जी? इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, फ्रेज के भी प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार 3 होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेज का अलग से क्लास में देता हूं जी, देखिएगा इडियम्स फ्रेज लिखा हुआ है वोकैबुलरी सेक्शन में। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेज, यानी कि फ्रेज के 3 प्रकार होते हैं, और तीनों प्रकार का नाम क्या है? तो एक प्रकार का नाम है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जब पढ़ेंगे डिटेल फ्रेज तो देख लेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होता है। दूसरा आपका है जिसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जिसका निर्माण एडजेक्टिव से होता है उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और तीसरा है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज का मतलब है कि जिसका निर्माण एडवर्ब से होगा, एडवर्ब के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। इसके बाद आपका बेसिक जो है वो पूरी तरह से समाप्त होता है, यानी कि आपके बेसिक का क्या हो गया? आज के चैप्टर का द एंड मैंने कर दिया। बेसिक इंफॉर्मेशन द एंड हो चुका है। इससे ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन आपका है नहीं। इसमें फ्रेज से लेकर के, वर्ड से लेकर के, सेंटेंस से लेकर के, लेटर, अल्फाबेट, सारी बातें हम लोगों ने किया। नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी बातें मैंने इसमें कर लिया। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपका बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन का मैंने द एंड कर दिया। पहला लेसन समाप्त हो गया है आपका ग्रामेटिकल सेक्शन का। नेक्स्ट जब आएंगे तो दूसरा चैप्टर में लेकर आऊंगा, आप लोग इसे लिखिएगा और लिखकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।